हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीई का यूनिट नंबर 1, जो है हमारी जी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आप लोगों ने मेरे पीछे पड़ गए थे, भैया करा दो जी का भी पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेमेस्टर 2 वाले बच्चे खासकर मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गए कि भैया आपको कराओ कराओ, ये आपको कराना होगा। तो उन्हीं के लिए मैं ये टॉपिक लाया हूँ। अगर आप कोई से भी सेमेस्टर में हो, आपके पास कोई भी ये हो सब्जेक्ट, मतलब ये वाला सब्जेक्ट हो किसी भी सेमेस्टर में, तो ये आपके लिए वीडियो है, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास कभी सब्जेक्ट नहीं रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक। ये जीई का सब्जेक्ट है, जो पेपर है बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। पहली यूनिट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल इंसिडेंट एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बेसिकली हम ये जाने इन इस यूनिट नंबर 1 का मतलब क्या है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब यही है, कैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या क्या कैसे लॉज हुआ करते थे, कैसे रूल हुआ करता था, वो सब हमारा एंटीसीडेंट्स में आ जाता है, ठीक है। ठीक। इंट्रोडक्शन हम यहाँ से कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं वाला यूनिट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, देखो इसमें जो भी चीज़ है समझाने वाली वो मैं समझाऊंगा, बाकी चीज़ जो भी है वो मैं हर चीज़ को डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोस्टली हर एक बच्चे को पता रहता है, ठीक है। और आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा, इसलिए तो आपने लिया, ऐसा तो नहीं लिया कि आपको चैलेंज था तो चैलेंज लेना है तो आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, नहीं ना। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, अपनी कंट्री इंडिया का, ठीक है। अब बेसिकली लॉस तो बहुत होते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स के लॉ होते हैं, शरिया लॉ चलता है ना उनका, लेकिन इंडिया में तो नहीं चलता शरिया लॉ, है ना। इंडिया का सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आपको जो रूल करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा, ठीक है। ये लिविंग डॉक्यूमेंट भी होता है। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, डिफाइन द पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड गारंटीज राइट्स टू सिटीजन्स। बेसिकली इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। डिफाइन करता है पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, लाइक लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड, और जो हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, इन सब का तरीके से, लाइक रूल सही हो, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है, ठीक है। क्या पावर होगी किसके पास, कितने पावर होगी किसके पास, है ना, ठीक। गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन की, हर एक सिटीजन के पास उसके राइट्स हों, जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना वो चीज़। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट क्रिएटेड सडनली इन 1950। और हाँ, जैसे कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि आँख खुली, रात को सोए, सुबह उठे, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसे थोड़ी कि प्रकट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनाया गया है। इट वाज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। ये एक बहुत बड़े, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, ठीक है, उन सब का ही रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। टू अंडरस्टैंड दिस टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वी नीड टू स्टडी। हमें अगर समझना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट्स मतलब लॉ एंड डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे, यानी इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले कैसे रूल करती थी, कैसे लॉज थे उसके, है ना, ये सारे डेवलपमेंट कैसे हुए ब्रिटिश रूल के दौरान, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंटीसीडेंट्स। और द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हमारा द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम इसमें आता है, राइट। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल चेंजेस इन इंडिया। ब्रिटिश ने, ये तो सभी को पता है, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, लीगल चेंजेस लाए इंडिया में। दिस चेंजेस ग्रेजुअली प्रिपेयर्ड इंडिया फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। इसने इंडिया को धीरे धीरे प्रिपेयर किया खुद को गवर्न करने के लिए, है ना। क्योंकि आप खुद ही सोचो,
अगर कोई ऐसा इंसान है, जैसे ब्रिटिशर्स हम पे बहुत ज़्यादा सितम करते थे, है ना, जुल्म किया करते थे, तो हमारे अंदर एक लाइक आज़ाद होने की भावना आई। आज़ाद होने की भावना ये तो हमें ये भी भावना है कि हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट ला सकते हैं ना। ये सारी चीज़ वहीं से ही आई, धीरे धीरे, लेकिन एकदम से नहीं कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आता था पहले। अभी भी काफ़ी लोगों को धीरे समझ में आता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन लीडर्स यूज these experiences to frame a democratic constitution। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इंडियन लीडर्स ने ये यूज़ करा था अपना एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम कर सके डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट वन हम पहले पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। Constitutional antecedents refers to the laws and reforms introduced by the British before independence। इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी लॉज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ब्रिटिश एरा के दौरान, उन्हें बोला करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। ठीक है, दिस एक्ट्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे जितने भी एक्ट्स आए थे, जितने भी रिफॉर्म्स आए थे, जितने भी लॉज आए थे इस टाइम के दौरान, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जिससे कि अगर वो जब नहीं होते तो अब होते। ठीक है, तो अब दिक्कत होती, तो पहले जो भी दिक्कत हो रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान ही सॉल्व कर दी गई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये आता है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1773 ऐसा पहला एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया था, जिससे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसके फीचर्स ये थे, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर थे बंगाल के वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वेरन हेस्टिंग्स थे, आपने आपने पढ़ा होगा ये, वेरन हेस्टिंग्स ये बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, कहाँ के, बेसिकली जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कहाँ के, बंगाल के, वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जिन्होंने की रेगुलेटिंग एक्ट लाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने कलकत्ता में इस्टेब्लिश करवाया, फिर इन्हीं के टाइम पे आया, ये रोहिला वार भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। ठीक है, जो हमारा सॉरी सॉरी सॉरी, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली गवर्नर जनरल्स के बारे में, गवर्नर जनरल्स कब से कब तक रहे थे, 1774 से 1858। ठीक है, फिर 1858 के बाद से हमारे आए वॉइस रॉय। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एक थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और जो लास्ट थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वही थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि जिनका टाइम पीरियड, मतलब कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनका टाइम पीरियड रहता है हमारा 1774 से 1833, और फिर 1833 से 1858 तक रहते हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट थे विलियम बेंटिक और लास्ट थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और जो इसके बाद वॉइस रॉय आते हैं, वाइस रॉय, सॉरी नॉट वॉइस रॉय, वाइस रॉय आते हैं। वाइस रॉय जो फर्स्ट जो वाइस रॉय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वाइस रॉय कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मतलब ऐसा होता है, एक पीरियड खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, जैसे कि अब ऐसे मान सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद जीरो हटेगा, फिर 11 बनेगा, फिर ऐसा समझ सकते हो, मतलब अब लाइक कैसे समझाऊँ, जैसे ऐसे समझा दो, चलो 1 2 3 वाला छोड़ दो, वो थोड़ा अलग बैठ रहा है। लाइक आप इस चीज़ को देखो, देखो देखो, जैसे हमारे थे पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका टाइम पीरियड क्या रहा, 1774 से 17 लाइक नॉट 17, 1833
1833। ठीक है, इसके फर्स्ट थे हमारे वेरन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स। लास्ट थे फर्स्ट, लास्ट थे हमारे यहाँ पे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पता है कौन है? बेंटिक, विलियम बेंटिक वो शख्सियत हैं जिन्होंने की इंग्लिश एजुकेशन लाई है। सती को अबॉलिश कराया इन्होंने। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स लाए ये। ठीक। अब क्या हुआ था इन, जब ये 17 नॉट 17 इट्स, जब इनका टाइम पीरियड चल रहा था, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका था टाइम पीरियड 1828 से 1833, यहाँ पे एक रिफॉर्म आता है जिसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया आ जाता है अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ से। ठीक है, ये बंगाल वाला हटा दो। अब आया था रेड पेन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले हमारे होते हैं विलियम बेंटिक फर्स्ट, विलियम बेंटिक फर्स्ट, विलियम बेंटिक होते हैं। लास्ट होते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग। काफ़ी ज़्यादा होते हैं बीच में, फिर आते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जब लॉर्ड कैनिंग का रूल था यहाँ पे हमारा एक रिवॉल्ट होता है 1857 का। ठीक है, इसके बाद से क्राउन रूल बिगन स्टार्ट हो जाता है, क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। इनका टाइम पीरियड था 1856 से 58 तक। ठीक है, इसके बाद आया था हमारे वाइस रॉय। आई गेस सभी को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए हेल्पफुल होगा। वाइस रॉयज ऑफ इंडिया, जिनका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है 1858 से 1947 इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, फर्स्ट थे हमारे यही वाले लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट थे लॉर्ड कैनिंग। जो इसका लास्ट है वो उसका फर्स्ट है, नहीं नेक्स्ट चीज़ का। ठीक है, ऐसे समझ जाओ बस। लॉर्ड कैनिंग थे। और लास्ट कौन थे हमारे, ये तो सभी को पता होगा, जो कि जिनको काफ़ी लोग सीधा भी मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सीधे थे। लॉर्ड माउंटबेटन, 1947। ठीक है, ये अगर आपको इन सब चीज़ की ट्रिक चाहिए ना, मेरे से कमेंट करना मेरे को, मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगा। क्योंकि जो CUT PG की तैयारी करेंगे, ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वाकई में। ठीक है, इतना आप समझ गए। ये सब कुछ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, जो कि ज़रूरत नहीं थी। जस्ट आप ऐसे समझ सकते हो, ज़रूरत होती भी है या नहीं भी होती है। हर चीज़ की ज़रूरत होती भी, नहीं भी होती है। अब आपको जैसा समझना है वैसा समझ लो। इन्होंने कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, द कंपनी ऑफिशियल्स वर ब्रॉट अंडर सम कंट्रोल। कुछ कंपनी के ऑफिशियल्स को कंट्रोल में लाया गया। सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया। ये दिखाता है कि कैसे इंडिया पे कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इसने इंट्रोड्यूस किया आइडिया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, दिस एक्ट इज ऑफन कंसिडर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा आता है हमारा पिट इंडिया एक्ट 1784। This act further increased the control of the British government over Indian affair। इस एक्ट ने और ज़्यादा बढ़ा दिया कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन अफेयर्स पे। ठीक है, इसके फीचर्स ये थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड इन ब्रिटेन। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ब्रिटेन में बनाया गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं हम डबल डुअल कंट्रोल या डबल कंट्रोल। ठीक है, जो कि कौन कौन कंट्रोल किया करते थे? कंपनी, ईस्ट कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों कंट्रोल किया करते थे। राइट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहा पिट इंडिया एक्ट का, है ना? पॉलिटिकल मैटर केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
जो पॉलिटिकल मैटर हुआ करते थे वो डायरेक्टली कंट्रोल में आने लगे किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। द स्ट्रेंथ इन सेंट्रल अथॉरिटी, इसने सेंट्रल अथॉरिटी को मजबूत किया, ताकतवर बनाया। चार्टर्स एक्ट, चार्टर एक्ट्स जो कि हमारे हर 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद आ ही जाया करते थे। 1830 में, 1330 में, फिर 20 साल बाद ही आते थे मोस्टली, है ना। एक सेकंड, मैंने एक चीज़ लिखी थी कहीं कि मैंने ट्रिक लिखी थी चार्टर एक्ट की। अ, कुछ बात नहीं, जब मिलेगी अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा इन सब की डिटेल में ट्रिक। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ट्रिक से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहता है, लेकिन उसके लिए रिवीजन भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होता, जैसे कि हम ऐसे बिना ट्रिक के पढ़ते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम ट्रिक बनाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, बस इतना चीज़ होता है। रिवीजन तो ज़रूरी है ही। These acts were passed to renew the East India Company's charter and brought important changes. ये एक्ट पास हुए जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया जा सके और नए नए इम्पोर्टेंट चेंजेस लेके लेकर लेकर आ पाए, लेकर आ जा पाए, लाइक क्या बोलना चाहिए, लेकर आ जा पाए, आ जा पाए नहीं, आ पाए। एनीवेज, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो 1833 का जो चार्टर था, जैसे मैंने आपको बताया था, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट, ये बता दिया। सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव पावर रही। 1853 में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन ओवर सिविल सर्विसेज। इसका सिग्निफिकेंस ये रहा था कि हेल्प्ड इन क्रिएटिंग यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, लेट द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में देखा जाता है द एक्ट वाज पास्ड आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ही ये हमारा एक्ट आया था, पास हुआ था। ठीक है, फीचर्स इसके क्या क्या थे, द एंड ऑफ द, इसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो खत्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। देन ईस्ट इंडिया कैम अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। मैं आपको बता दिया ऊपर ही, क्रिएटेड द मैंने वो चीज़ मैंने बताई वो ऐसे मत जान देना, वो आगे चीज़ आ रही है। ठीक है, क्रिएटेड अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन फॉर इंडिया, उन्होंने एक पोस्ट कर बना दी, क्रिएट कर दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सिग्निफिकेंस केस का ये है, शिफ्टेड पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, कंपनी से पावर क्राउन के पास चली गई। ठीक, इसके अलावा मेड एडमिनिस्ट्रेशन मोर सेंट्रलाइज एंड कंट्रोल। इसके बाद क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया, पहले से भी ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया और कंट्रोल ज़्यादा रहने लगा। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स जो आए 1861 में, 1892 में, फिर 1909 में, ये जो एक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए, इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस इनटू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब कि कुछ इंडियंस भी अब लेजिस्लेटिव उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी कि, सॉरी कॉल आ गया था, आई एम सो सॉरी। ठीक है, सो जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स है जो हमारे 1861 में आया, 1892 में आया, एक 1909 में आया। ठीक है, इसने क्या करा, कुछ इंडियंस को उन्होंने, मतलब कि कुछ इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उनको ऐड किया। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसमें मोरले मिंटो रिफॉर्म आते हैं, जिसमें अलाउड किया इंडियंस को पार्टिसिपेट करने में लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ इंडियंस को अलाउ किया गया जिससे वो पार्टिसिपेट कर सकें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यहीं से ही जो हुआ था, यहीं से ही सबको समझ जाओ। इसका इम्पोर्टेंस क्या था, बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय इंडियन, यहाँ से इंडियंस का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ। हाउएवर इट वाज प्रमोटेड कम्युनल डिवीजन, हालांकि इसने कम्युनल डिवीजन को भी प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम को अलग किया यहाँ से, है ना, जो कि आज तक चला आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड,
रिफॉर्म। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। इसने सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन लिमिटेड, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन लिमिटेड किया। फीचर्स क्या क्या है? इंट्रोड्यूस्ड डायरार्की इन द प्रोविंसेस, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व्ड हुआ करते थे वो ब्रिटिश कंट्रोल किया करते थे, और जो ट्रांसफर्ड हुआ करते थे वो इंडियन हैंडल किया करते थे उन लोगों को। सिग्निफिकेंस का क्या रहा? गेव इंडियन सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है इंडियंस को। बट रियल पावर स्टिल रिमेन विद द ब्रिटिश। सीधी सी बात है, ब्रिटिश की पावर ही पावर पास रहेगी, पावर ब्रिटिश के पास, रियल पावर। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है 1935 का। जिसके फीचर्स क्या थे? यहाँ पे प्रपोज किया गया, लाया गया फेडरल सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड bicameral legislature in some provinces, created federal court। फेडरल कोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट किया गया। इसका सिग्निफिकेंस ये था, प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस। बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया गवर्नेंस का, ठीक। मैनी फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर लेटर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके इस एक्ट के काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स थे, बहुत से फीचर्स थे, उनको बाद में जाके इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम में, जो आपको पढ़नी है, लिखनी है कहीं पर भी, वो ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको याद रखनी है जस्ट, ठीक है। 1935 सर्व्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये रहेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सर्व्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट क्या था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2, ठीक है। डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे डिमांड उठी भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय इंडियंस, फर्स्ट सजेस्टेड बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेटर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट इंडियन शुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी ने डिमांड रखी कि इंडियंस को खुद का फ्रेम करने चाहिए, खुद के लॉज, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन उनको फ्रेम करना चाहिए, बनाना चाहिए। कैबिनेट मिशन 1946, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट मिशन टू इंडिया इन 1946 टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। एक मिशन भेजी, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो था, जिसमें कि पावर शिफ्ट करने की, ट्रांसफ़र करने की बात की गई। इसका बेसिक फीचर क्या थे? कुछ बेसिक फीचर्स। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज करने की बात की गई। मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो मेंबर्स हुआ करते थे इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ करते थे। दिस प्लान लेड द टू द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिएशन होना स्टार्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिस्पांसिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल, एक ऐसी असेंबली है जिसने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के क्या क्या हैं? फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो 1946 दिसंबर 9 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी। इनका रोल क्या है? डिस्कस्ड द डिबेटेड ऑल प्रोविजंस। डिस्कस्ड, यहाँ पे डिस्कस किया गया, डिबेट किया गया जितने भी प्रोविजंस थे, ठीक है। नॉट प्रोविंसेस, इज प्रोविजंस, सॉरी, माय बैड। प्रिपेयर्ड बाय फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने प्रिपेयर किया फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है, ठीक है। कुछ चेंजेस जो होते रहते हैं, रिफॉर्म्स आते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको पता ही हुआ। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिफरेंट कमिटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क। अलग अलग कमिटीज बनाई गई स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करने के लिए। पहली थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे कौन? अंबेडकर जी। अ, दूसरे थे हमारी यूनियन पावर्स कमेटी, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। फंडामेंटल राइट्स कमेटी, जिसमें कि सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है।
दीज कमिटीज हेल्प्ड इन डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक वर्क। ये सारी कमिटीज बहुत ज़्यादा मदद की इन्होंने डिटेल और सिस्टमेटिक काम को चलाने में, काम करने में, ठीक है, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज बन के तैयार खड़ा हुआ। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फीचर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके फीचर्स अलग अलग कंट्री से बोरो किए गए हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? फेडरल सिस्टम लिया गया है। और जो और भी चीज़ हैं जो आपको, मुझे पता है काफ़ी चीज़ और भी है यहाँ पे, वो चीज़ आप मेरे को कमेंट बताओ किससे और क्या चीज़ किससे ली गई, कौन सी कंट्री से और क्या चीज़ ली गई है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या किया है? मेड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिकल बनाया और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, ठीक है। कॉम्बाइंड बेस्ट फीचर ऑफ डिफरेंट सिस्टम, और इस यहाँ पे बेस्ट फीचर्स को अप्लाई किया गया और लाया गया। ड्राफ्टिंग प्रोसेस किस तरीके से थी? द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी ने बनाया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। इट वॉज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज ये डिस्कस किया गया। सजेशन फ्रॉम पब्लिक वर कंसीडर, लोगों से सजेशन भी लिए गए यहाँ पे। इसका टाइम था 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये सबको पता है, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक। दिस शोज द सीरियसनेस एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ये दिखाता है सीरियसनेस और एफर्ट्स कैसे यहाँ पे डाले गए हैं, ठीक है। कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इन लोगों ने, कितने इतने टाइम में, ठीक है। अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था हमारे इंडिया में 26 नवंबर 1949। एक चीज़ में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इन्फोर्समेंट कब हुआ था और अडॉप्ट कब किया गया था। ये नहीं होता है, अडॉप्ट हमारा हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है। और इसको इन्फोर्समेंट का हुआ था इसका 26 जनवरी को 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन दिस डे। इस टाइम पे इंडिया रिपब्लिक बन गई थी, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया आता है ना। कंक्लूजन इसका देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। द ब्रिटिश एक्ट्स प्रोवाइडेड administrative experiences and the institutional framework. However, Indian leaders transformed this structure into democratic and sovereign state system. The constitution reflect the ideals of constitution में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। दिस इज this is not only a legal document but a symbol of aspiration of the Indian people। यहाँ पे काफ़ी ये चीज़ होगा, इंडियन पीपल का एस्पिरेशन भी यहाँ पे उसका सिंबल भी माना जाता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है सिर्फ, बल्कि एस्पिरेशन है, एक सिंबल है एस्पिरेशन का इंडियन पीपल की, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट 2। आई होप आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।